वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना चाहिए ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज अ वाइटल प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट परमानेंट चेंज इन एनी प्लांट और इट्स पार्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज, फॉर्म, वेट एंड वॉल्यूम। कोई भी ऐसा चेंज प्लांट के अंदर जो कि इरिवर्सिबल है और परमानेंट है उसे हम कहेंगे ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, एक लीफ है, वो एक्सपेंड कर गई, उसका साइज़ बड़ा हो गया। ये कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि इस लीफ का साइज़ तो वापस से छोटा नहीं हो सकता। सो हम क्या कहेंगे? लीफ में ग्रोथ हुई है। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव चेंज रेफरिंग टू चेंजेस इन नेचर ऑफ ग्रोथ मेड बाय द ऑर्गेनिज्म। The size or volume due to growth should not be confused with the temporary increase or size and volume of certain organs due to imbibition of water. अब हमें पता है कि ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव चेंज है, हम उसे देख सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एक क्वालिटेटिव चेंज है। अब अगर किसी वुड ने मान लो वाटर जो है इम्बाइब कर लिया, स्वॉल हो गई, तो क्या ये भी ग्रोथ है? नहीं, ये ग्रोथ नहीं है, ये इम्बिबिशन की वजह से हुआ है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, उसे हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते। बेसिकली डेवलपमेंट होता क्या है? प्लांट के ग्रो होने से लेकर उसके डाई होने तक, उसके सेनेसेंस से उसकी पूरी लाइफ साइकिल में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसे ही हम डेवलपमेंट बोलते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट फ्रॉम ग्रोइंग टू सेनेसेंस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन? Differentiation is different kinds of anatomical and physiological specialization. Cells may differentiate and become specialized with respect to size and shape. Basically, all the cells in a plant have similar genetic constitution. सभी के genes तो एक ही जगह से आ रहे हैं ना, seed से, but they are influenced by some external factors. External factors पर depend कर रहा है कि उनका function क्या होगा, और उनकी location पर depend कर रहे हैं कि वो किस तरह का function perform करेंगे। तो एक नॉर्मल सेल का डिफ्रेंशिएशन इनटू अ स्पेशलाइज्ड सेल्स, दिस प्रोसेस इज डिफ्रेंशिएशन। अब वो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है वो उसकी लोकेशन पर डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। नाम से ही क्लियर है ना, प्राइमरी ग्रोथ पहले होगी और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो सेकेंड नंबर पे होगी। प्राइमरी ग्रोथ एपेक्स में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन के लिए सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो सबसे ज़्यादा सेल्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर ही सेल डिवीजन होगी, रैपिड सेल डिवीजन होगी। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूट और शूट टिप पर। तो एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? टेम्परेरी टिश्यूज़ होते हैं ग्रोथ के लिए, टेम्परेरी रीजन्स होते हैं ग्रोथ के लिए, जहाँ पर टेम्परेरीली ग्रोथ होती है, लेकिन यहाँ पर कोई परमानेंट ग्रोथ के टिश्यूज़ नहीं होते हैं। इससे होता क्या है? लेंथ में इंक्रीज़ होता है, प्लांट की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टम, यही रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। और ये ग्रोथ कैसे करेंगे? गर्थ में, प्लांट को गर्थ में इंक्रीज़ करेंगे, डायमीटर इंक्रीज़ होगा प्लांट का। किसी भी एनिमल के अंदर जो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है, ऑल्दो द मैच्योर साइज मे बी रीच्ड एट स्पेसिफिक पीरियड्स। Now this type of growth produced by lateral meristem, that is cambium, is called secondary growth, and it increases the plant in diameter. As you can see in this diagram, this is apical meristem, intercalary meristem, core cambium and vascular cambium. Apical meristem and intercalary meristem are responsible for primary growth, and vascular cambium, core cambium are responsible for secondary growth. Okay, next is phases of growth. So there are three phases of growth: cell division, cell enlargement and cell maturation. First of all, cell division. It is also known as formative phase. Basically, a cell includes a part called cytoplasm and a nucleus. The division in cytoplasm is called cytokinesis, while the division in nucleus is called karyokinesis. This is the outstanding characteristic of cell. Its division is the reduplication and division of nucleus by mitosis. So there are two steps: cytokinesis and karyokinesis. Next is cell enlargement. Cell enlargement is also called as phase of elongation. So obviously the cell will elongate in this phase. कैसे elongate करेगा? Water absorb करके elongate करेगा। वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोस्मोसिस।
एंडोस्मोसिस होगी, उसके बाद प्लांट जो है वो इलोंगेट करेगा, उसके सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगे तो प्लांट इलोंगेट करेगा। इलोंगेट कर रहा है, एक्सपेंड हो जाएगा, उसके अंदर एयर फिल हो जाएगी। उसके बाद जो उसके अंदर सेंटर वैक्यूल होता है वो एक्सटेंड हो जाएगा, सेल वॉल्स एक्सटेंड हो जाएगी, प्लांट जो है वो एक टर्जिडिटी डेवलप कर लेगा। सेल वॉल्स जो है वो एक्सपेंड हो चुकी हैं अपनी ओरिजिनल लेंथ से बहुत ज़्यादा, तो सेल ने अपने आप को एनलार्ज कर लिया। इस फेज़ में यही होता है, सेल एनलार्जमेंट। नेक्स्ट फेज इज सेल मैच्योरेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल डिफरेंशिएशन फेज। नाम से पता लग गया होगा, इस फेज में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। मतलब एक नॉर्मल सेल जो है वो डिफरेंशिएट होगा, डिवाइड होगा टू बिकम स्पेशलाइज्ड सेल। Cells start maturing and become permanent. The time period between formative phase and maturation phase is called grand period of growth. पूरा का पूरा टाइम पीरियड जितना भी लग रहा है, जितना भी एक सेल ले रहा है, सेल डिवीजन से लेके मैच्योर होने तक, उस पूरे टाइम पीरियड को हम ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। ऐसे रेगुलेटर्स, ऐसे हार्मोन्स जो कि प्लांट को अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए, उन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। तो ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। अब प्लांट हार्मोन्स ऐसे तो है नहीं कि सभी के सभी प्लांट को फ़ायदा ही देते हैं, कुछ नुकसान भी देते हैं, तो इनकी भी 2 कैटेगरीज हैं। एक होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और एक ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एग्जाम्पल ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स आर इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन जो है वो दोनों के लिए न्यूट्रल सा बिहेव करता है, लेकिन ज़्यादा तो इनहिबिटर है। इसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसे प्रमोट करते हैं। तो ये प्रमोटर की तरह भी एक्ट करता है, लेकिन ज़्यादा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनहिबिटर की तरह एक्ट करते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट के लिए इनहिबिट करता है ग्रोथ को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट ऑक्सिन। Auxin means to grow. First indication by Charles Darwin, who was studying bending of coleoptile of canary grass towards light. So this was discovered by Charles Darwin and his son Francis Darwin. Charles Darwin और Francis Darwin ने नोटिस किया कि जो प्लांट की टिप है, कोलियोप्टाइल है जो, वो उस साइड बेंड हुआ जहाँ से लाइट आ रही थी। मतलब कि a unilateral source of light was given and the coleoptile would bend towards light. इसी बेंडिंग को फिर फर्दर प्रूव किया वेंट ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एविना कर्वेचर टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। उन्होंने क्या किया कि कोलियोप्टाइल की जो टिप्स हैं उन्हें कट किया और अगर के ऊपर प्लेस कर दिया। अगर हमें पता है कि जेलेटिनस सब्सटेंस है, उसके बाद उस टिप्स का थोड़ा जो ऑक्सिन का पार्ट था वो अगर के ब्लॉक्स में मिक्स हो गया। उसके बाद अगर को कट किया और जो बची हुई स्टेम पार्ट थी उसके ऊपर अगर के ब्लॉक्स को प्लेस कर दिया गया। कुछ टाइम के बाद उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो टिप्स थी जहाँ पर अगर के ब्लॉक्स रखे गए थे वो लाइट के सोर्स की तरफ बेंड हो गई और इधर से प्रूव हो गया कि अगर के ब्लॉक्स के अंदर ऑक्सिन की प्रेजेंस है, इस वजह से वो बेंड हुई। हेंस ऑक्सिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नाउ फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन, कि ऑक्सिन के प्लांट के लिए क्या क्या यूजेस हैं। उससे पहले जो ऑक्सिन है उसके कुछ ऐसे सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं जो हम नॉर्मल डिस्कवर हुए हैं, जैसे कि इंडोल पायरुविक एसिड, ट्रिप्टामाइन पाथवे, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सब जो हैं ये सिंथेसाइज किए गए हैं, ये सब ऑक्सिन के ही टाइप हैं। फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन सेल डिवीजन। हमने देख लिया कि सेल में डिवीजन जो है उसको प्रमोट करता है ऑक्सिन। सेल इलोंगेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, सेल्स को इलोंगेट होने में हेल्प करता है। एंडोस्मोसिस से इलोंगेट हो जाते हैं, वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो जाता है, सेल्स एनलार्ज कर जाते हैं। रूट फॉर्मेशन, नई रूट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बड्स। एपिकल डोमिनेंस होता क्या है कि प्लांट जो है वो एपेक्स से, सपोज ये एक प्लांट है, इस पे ये एपेक्स की तरफ जो जा रही हैं वो लीफलेट्स हैं और ये लेटरल लीफलेट्स हैं। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि एपेक्स वाली जो है वो डोमिनेट करती हैं, लेटरल वाली जो है वो कम ग्रो करती हैं। एपेक्स वाली डोमिनेट करती हैं और ज़्यादा ग्रो करती हैं, लेटरल वाली को इनहिबिट किया जाता है। इसे ही एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। इससे क्या होता है कि प्लांट जो है वो लेंथ में इंक्रीज़ होता है।
तो एपिकल डोमिनेंस को ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन लेयर। एब्सिशन लेयर क्या होता है? एब्सिशन का मतलब क्या होता है? एब्सिशन का मतलब होता है कि स्टेम से कोई भी लीफ या कोई भी फ्रूट जो है वो टूटकर अलग गिर जाए। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, या दिस वन, दिस इज एब्सिशन। ये जो लीफ है ये स्टेम से अलग होकर गिर गई। इसी तरह ये फ्रूट भी, एब्सिशन लेयर ये वाली इस तरह से डेवलप होती है ये लीव्स के अंदर, और बाद में ये एब्सिशन लेयर रिमूव हो जाती है। सो दिस वाज एब्सिशन। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ ऑक्सिन। ये तो हमने देख लिया कि भाई ये पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस होते हैं। यूजेस मतलब क्या काम आता है? इरेडिकेशन ऑफ वीड्स को इरेडिकेट करने में। ऑक्सिन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं रूट्स के लिए। अगर ऑक्सिन की ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर देंगे तो प्लांट के अंदर ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ग्रोथ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी कि रूट्स जो हैं वो डिस्टोर्ट हो जाएंगे अपने फंक्शन से, सीव ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएंगे और प्लांट फाइनली क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। ऑक्सिन को एज अ वीडीसाइड हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला इकोनॉमिकल है क्योंकि बहुत कम कंसंट्रेशन पर ही एक्ट करता है। सिलेक्टिव हर्बिसिडल नेचर है इसकी। टॉक्सिक रेसिड्यूज ऑफ ऑक्सिन डिसअपियर फ्रॉम सोइल वेरी सून। ऑक्सिन्स एट लो concentrations आर नॉट हार्मफुल टू लिविंग बींग्स, सो इट इज़ यूज एज अ वीडीसाइड। रूट इनिशिएशन, हमने कहा कि रूट को इनिशिएट होने में हेल्प करता है। फ्लावर इनिशिएशन, कुछ प्लांट्स के अंदर ये फ्लावर्स की ग्रोथ को भी तेज़ करता है, जैसे कि लीची या पाइनएप्पल, उनके अंदर फ्लावर को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जो कि बिना पॉलिनेशन के फ्रूट्स ग्रो होते हैं उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोला जाता है, तो उनकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एपिकल डोमिनेंस के बारे में हमने पढ़ लिया और डोरमेंसी के बारे में हमने पढ़ लिया। प्रिवेंट प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सिन का। एब्सिशन कोज करता है उन्हीं लीव्स या फ्रूट्स के अंदर जो ओल्ड हो चुके होते हैं, जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, जो यंग हैं, उनके अंदर ये एब्सिशन कोज नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज़ गिबरलिंस। गिबरलिंस की डिस्कवरी कहाँ से हुई? एक फुलिश सीडलिंग, पैडी के एक फुलिश सीडलिंग जो कि एक जनरली डिजीज़ थी, वहाँ से गिबरलिंस की डिस्कवरी हुई। गिबरेला फ्यूजिकोरिया जिसे हम बोलते हैं, एक फंगस, वहाँ से गिबरलिन की डिस्कवरी हुई। मोर देन 100 टाइप्स के गिबरलिन्स अब तक सिंथेसाइज हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से अब सबको अलग अलग नाम दे नहीं सकते, तो GA1, GA2, GA3, GA4 इस तरह से उनको नेमिंग की गई। GA3 जो है वो हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। गिबरलिन्स आर concentrated in regions like shoot apex, young leaves, embryos, where the development of plant is taking place. Mechanism of action of gibberellins, they exhibit ecdysone-like effects. Ecdysone is a moulting hormone, and these are also closely related with steroids. Effect of gibberellin is indirect. For example, if we place some seeds on filter paper, one is a beaker with moistened filter paper, and in another beaker we have put a gibberellin solution, then what will happen? And yeah, in the presence of light, moistened filter paper पर जो seeds grow करेंगे उससे जो plant बनेगा उसकी height जो है वो कम होगी, लेकिन जो गिबरलिन से बने हैं उस plant की height ज़्यादा होगी। तो गिबरलिन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये एक टेस्ट है, लेट्यूस हाइपोकटाइल इलोंगेशन। गिबरलिन्स जो हैं उनके अपोजिट जो वर्क करते हैं, मतलब जो ग्रोथ रिटार्डर्स होते हैं उन्हें एंटी गिबरलिन्स बोलते हैं। ये गिबरलिन की सिंथेसिस को रोक देते हैं, जो बहुत सारे स्टेप्स से होती है ना गिबरलिन के सिंथेसिस, तो उसके स्टेप्स को ब्लॉक कर देते हैं। एंटी गिबरलिन्स एग्जाम्पल CCC, फोस्फोन D, NC मिडल, AMO 1618, these all are growth retarders, act as anti-gibberellins. Now physiological roles of गिबरलिन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम इलोंगेशन, स्टेम की इलोंगेट करने में हेल्प कर रहा है, लीफ की एक्सपेंशन में हेल्प कर रहा है, ड्वार्फिज्म को रिवर्स करने में हेल्प कर रहा है, बोल्टिंग में हेल्प कर रहा है, एंजाइम्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, जो हमने पढ़ा ना कि प्रोटीएज एमाइलेज एंजाइम्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है, पार्थिनोकार्पी
कुछ फ्रूट्स पर्टिकुलर हैं, एप्पल, टमाटो, पियर, इनके अंदर पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर रहा है। फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्स एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उनकी जगह पर मेल फ्लावर्स की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, जिनमें क्यूक्यूरबिट्स और कैनबिस जैसे प्लांट्स आते हैं। लाइट इफेक्ट्स, seeds of tobacco and lettuce need red light for germination process. By applying gibberellin, these seeds can be made to germinate during complete darkness without the presence of light, and these produce higher osmotic pressure in embryo. So these were the physiological effects of gibberellins. Next is cytokinins. अब बात ये आती है कि हम प्लांट हार्मोन्स पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सभी के अलग अलग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए वीडियो के सबसे लास्ट में मैंने एक टेबल बनाई है जो कि बहुत हेल्प करने वाली है इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को याद करने में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। साइटो मतलब सेल एंड काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। साइटोकाइनेसिस पे इसके कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं एंड इसे काइनेटिन की फॉर्म में डिस्कवर किया गया था। काइनेटिन जो है वो एक नाइट्रोजनस बेस एडेनाइन की प्योरेस्ट फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है। 6-फॉस्फोराइल अमीनोप्यूराइन भी बोलते हैं इसे। काइनेटिन की फॉर्म में इसको डिस्कवर किया गया। साइटोकाइनिन जो है वो नेचुरली प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटीज़ ज़रूर देखी गई है प्लांट के अंदर नेचुरली, और वो एक्टिविटीज़ से हमें एक जिएटिन नाम के सब्सटेंस को आइसोलेट किया। जिएटिन जो है वो आइसोलेट किया गया कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क से। तो जिएटिन जो है उसके अंदर भी साइटोकाइनिन की तरह ही प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये जो है बिल्कुल नेचुरल साइटोकाइनिन है, और ये ऐसे रीजन्स में पाया जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। रैपिड ग्रोथ वाले रीजन्स के अंदर पाया जाता है। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, सेल डिवीजन प्रमोट कर रहा है, सेल एनलार्जमेंट, सेल में डिफरेंशिएशन, इनिशिएशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। साइटोकाइनिन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन प्लांट्स, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, डिले ऑफ सीनेसेंस एंड इनिशिएट फ्लावरिंग इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्लांट। अगर हमें साइटोकाइनिन को प्रूफ करना हो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे कि एक सोयाबीन की या फिर टोबैको पिथ को कल्चर करेंगे। अब उनके फ्रेश वेट्स को कंपेयर करेंगे, एक में साइटोकाइनिन है एक में नहीं है, तो साइटोकाइनिन की एक्टिविटी जो है वो उसको मेजर करेंगे और हमें पता चल जाएगा साइटोकाइनिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज इथाइलिन। इथाइलिन की जो डिस्कवरी हुई ना वो बिल्कुल एक्सीडेंटली हुई। कैसे हुई कि कुछ पके हुए ऑरेंजेस के पास कुछ बिना पके हुए बनानास रखे हुए थे, तो उन्होंने पाया कि उन पके हुए ऑरेंजेस में से कुछ ऐसे ही सब्सटेंस, ऐसी गैस निकल रही है जिसकी वजह से जो अनराइपेंड बनानास थे ना वो भी पक गए। वहाँ से डिस्कवर किया गया कि वो जो गैस निकल रही थी राइपेंड ऑरेंजेस में से वो इथाइलिन थी। In 1864, it was discovered that the gas leaks from street lights led to stunting of growth, twisting of plants, and abnormal thickening of stem. Ripening fruits in particular synthesize quantities of ethylene that build up to rather high concentrations within intercellular spaces of fruit tissues. और इथाइलिन जो है वो एक volatile gas है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. As you can see in this diagram also, one is कंट्रोल एंड अनदर इज इथाइलिन। इथाइलिन की प्रेजेंस में जो ये फ्रूट है ये राइपन हो चुका है, जबकि अगर इथाइलिन प्रेजेंट नहीं थी ये फ्रूट जो है वो अनराइपेंड था। इथाइलिन वॉज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन रिच कंपाउंड्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इट्स अ वोलेटाइल गैस एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑल्सो गिवन है। फ्रूट राइपनिंग हेल्प प्लांट इन रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्ट्रिक। तो फ्रूट कैसे राइपन कर रहा है कि प्लांट के अंदर जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर उसका रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। इसी प्रोसेस को रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्ट्रिक भी बोलते हैं। फ्रूट के अंदर उसका जो रेस्पिरेशन रेट है उसे इंक्रीज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिसे रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्ट्रिक बोलते हैं। सोर्स इथेफोन। इथाइलिन जो है वो इथेफोन से रिलीज़ होती है। इथेफोन इज़ अ लिक्विड फॉर्म which ethylene gas is released gradually, hence this substance is used for artificial ripening of fruits. Ethylene is lipid soluble, so it may be associated with the lipid portion of cell membrane, and it stimulates the excretion of amylase from aileron cells of barley seeds, although it does not stimulate its production.
seems to have a very pronounced effect on any biochemical reaction, but it may affect the membrane permeability or possibly stimulate the activity of permease system. So enzymes की production के लिए भी responsible है. Physiological effects, भाई क्या क्या इसके effects हो रहे हैं. फ्रूट को ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, राइपन होने में हेल्प कर रहा है. लीफ एब्सिशन को स्टिमुलेट कर रहा है, एब्सिशन जोन बनने में स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब जो लीफ या फ्रूट है वो स्टेम से जल्दी गिर जाएगा. स्टेम की स्वेलिंग, अगर कहीं पर हमें दिखे कि स्टेम का जो एक्सिस है वो स्वेल हो गया है तो समझ आइए कि ये थायराइन का काम है. एपिकल डोमिनेंस को कोज कर रहा है. पी सीडलिंग्स में जैसे फ्लावरिंग, पाइनएप्पल जैसे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है. सेक्स एक्सप्रेशन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन क्यूकम्बर प्लांट्स. गिबरलिंस में हमने ऐसा पढ़ा था. मेल फ्लावर्स की फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है इन प्लेस ऑफ फीमेल फ्लावर्स, और इथाइलिन के अंदर ये फीमेल फ्लावर्स के नंबर को इंक्रीज कर रहा है इंस्टेड ऑफ मेल फ्लावर्स इन प्लांट क्यूकम्बर. सो नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड हमें पता है ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है. आइसोलेट कहाँ से किया? मैच्योर कॉटन फ्रूट से आइसोलेट किया. इसको ऐसा पाया जाता है कि एब्सिसिक एसिड जो है वो लीव्स से सिंथेसाइज होता है और फिर स्टेम के एपेक्स तक चला जाता है फ्लोएम के थ्रू. फिर इसी से जो है ये प्लांट पर एक इनहिबिटर रोल की तरह प्ले करता है. फॉर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, एब्सिशन को प्रमोट कर रहा है, मतलब जितने भी सारे प्लांट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं ना वो मेनली एब्सिसिक एसिड ही डाल रहा है. एब्सिशन को प्रमोट कर रहा है, सीनेसेंस को एक्सेलरेट कर रहा है कि अब सीनेसेंस जल्दी हो जाएगी, प्लांट जल्दी किल हो जाएगा. ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है. स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा क्लोज हो गया, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगी, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली द प्लांट विल डाई. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स. नाउ दिस इज़ द टेबल. इसमें हर एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है उनको डिफरेंस की फॉर्म में दिया हुआ है. अब हमें पता है कि हम कुछ भी डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ते हैं तो हमें जल्दी याद होता है, तो ये सभी के डिफरेंस दिए हुए हैं. मेन डिफरेंस की फॉर्म में याद करेंगे तो जल्दी भी याद होंगे और ज़्यादा भी याद रहेंगे. साथ में इनके छोटे छोटे डिस्कवरी भी दी हुई है, इन्हें क्या बोलते हैं, कहाँ से डिस्कवर हुए. सो डोंट फॉरगेट टू टेक एनी स्क्रीनशॉट और राइट डाउन दिस टेबल. दिस विल हेल्प you a lot in exams. Thank you, and if you haven't liked this video, please like, share and comment. And yeah, if you want any particular video on any topic, you can comment me in the comment box. I will try my best to post that video as soon as possible. Thank you.